हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम ईबीएस जो पर्यावरण है उसका पेडागोजी मास्टर क्लास पढ़ेंगे। ठीक, आपके एग्ज़ाम में से यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर आपको मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी, ईबीएस और सीडीपी के नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जो टैग वर्ड वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें देखें और आपकी तैयारी है वह अच्छी हो जाएगी। आपके सीटेट में मार्क्स हैं वह बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आप देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक, ईबीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 है वह क्या कहता है कि ईबीएस की थीम है वह कितनी है? ईबीएस की थीम 6 हैं, 6 मुख्य थीम हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? परिवार और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन फूड, पानी आश्रय, यात्रा, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त, भोजन फूड, पानी वाटर, आश्रय शेल्टर, यात्रा करना ट्रैवल, जो चीज़ें हम बनाते हैं या करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक, यह हमारी पर्यावरण की मुख्य 6 थीम है। आपको एक क्वेश्चन ईबीएस में यहाँ से ज़रूर मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि थीम, मुख्य थीम कौन कौन सी हैं, उसमें एक उप थीम भी दे दी जाएगी, तो आपको बताना है कि उसमें कौन सी हमारी उप थीम है। ठीक, तो आपको जब मुख्य थीम याद रहेंगी तो उप थीम आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक, दोबारा से याद करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक, आपकी यहाँ 6 मुख्य थीम हो गई। अब बात करते हैं हम कर्णम मल्लेश्वरी की। ठीक, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो भारोत्तोलक हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हैं वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी हैं वह पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तब से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास किया। अब एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक, दोबारा से देखो, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, भार उत्तोलक, और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे और या कांस्टेबल थे, और यह जब से 12 साल की थी तब से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास किया था। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और इनकी 4 बहनें हैं जो वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेन टिकट से। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेन टिकट पर क्या क्या होता है। ट्रेन नंबर होता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख होती है कि आपको किस तारीख को यात्रा करनी है, बर्थ एंड कोच होता है। ठीक है,
उसकी संख्या लिखी होती है कि आपका कौन सा कोच है। ठीक, किराया होता है यानी कि जो टिकट लेने में कितनी मतलब कॉस्ट आई है उसका लिखा रहता है उस पर, और तुम्हें कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दूरी भी उस पर लिखी रहती है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ एंड कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत और दूरी। ठीक, यह आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भाषा। भाषा से भी एक क्वेश्चन आएगा। मलयालम की भाषा, मलयालम भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो यह केरल में बोली जाती है। ठीक, और कोंकणी भाषा है वह कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में यह भाषा है, कोंकणी भाषा है, बोली जाती है। जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें यह कोंकणी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। ठीक, मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप और दादरा नगर हवेली, वहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। गुजराती की बात करें तो यह गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में यह भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में यह भाषा बोली जाती है। मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप और दादर नगर हवेली में बोली जाती है। ठीक, गुजराती है वह गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह कन्नड़ भाषा है वह बोली जाती है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्कूल जाना। ठीक, बच्चे किस किस राज्य में किस किस तरीके से स्कूल जाते हैं उसके बारे में विवरण दिया है, तो बात करते हैं। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। ठीक, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो असम के बच्चे हैं वह बांस और रस्सी के पुल के उपयोग से पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसको पार करके। ट्रॉली का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? लद्दाख में ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। सीमेंट पुल की बात करें तो जो सामान्य क्षेत्र हैं, जो समतल क्षेत्र हैं, उनमें सीमेंट के पुल का प्रयोग किया जाता है। बल्लभ की बात करें, जो लकड़ी की छोटी नाव होती है उससे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वह होती है केरल में। ठीक, ऊंट गाड़ी की बात करें तो राजस्थान में, ऊंट गाड़ी राजस्थान। बैलगाड़ी की बात करें तो मैदानी इलाकों में, जो गांव में बैलगाड़ी से बच्चे हैं वह स्कूल जाना। ठीक है, रास्ते पथरीले और असमान हैं, कहाँ पर हैं? पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड। ठीक, रास्ते पथरीले और असमान हैं पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें हैं वह उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। यह एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं, यानी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर यह फोकस कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखें हैं वह सिर के दोनों साइड में होती हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखें हैं वह एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाती हैं। ठीक, किस पर फोकस कर पाती हैं? एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर पाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां हैं वह घूम नहीं सकती हैं, वह घूम नहीं सकती हैं, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। ठीक, अपनी गर्दन को घुमाकर ही वह देख सकते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीजें दूरी का एहसास होता है, यानी कि जब वह एक ही चीज पर फोकस करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो उन्हें एक चीज की जो दूरी है वह उसका एहसास होता है कि वह चीज हमारे हमसे दूरी पर है। ठीक, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब वह अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हैं तो उनका जो देखने का जो दायरा है वह काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक, चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं, यानी कि चील, आपका यहाँ से क्वेश्चन आया था, चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हैं वह हमसे
4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। यानी कि जो हम देख पाते हैं ना, उससे 4 गुना ज़्यादा चील, बाज और गिद्ध की नज़रें देख पाती हैं। ठीक। जो चीज़ें हम 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ हम पक्षी हैं वह 8 किलोमीटर की दूर से देख सकते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को हमसे 4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं, तो हम किसी चीज़ को 2 किलोमीटर दूर तक देख पाते हैं, लेकिन वह 8 किलोमीटर की दूरी तक देख लेंगे। ठीक। वह 8 किलोमीटर की दूरी तक देख लेंगे। एक पक्षी की आँखें उनके सिर पर होती हैं। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं। इनकी मदद से पक्षी हैं वह सुन पाते हैं। ठीक। सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं और इनकी मदद से पक्षी हैं वह सुनते हैं। ठीक। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक। उसके भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ की भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं उनके भी छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते हैं। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जो जानवरों पर जो पैटर्न बना होता है वह उनके बालों की वजह से होता है। ठीक। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। यानी कि जो पैटर्न बना होता है, जो जानवर के शरीर पर जो पैटर्न बना होता है वह बालों के कारण ही बना होता है। अगर उसके बालों पर कोई पैटर्न नहीं है तो उस जानवर पर भी कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक। कान वाले जानवर शरीर पर बाल होते हैं वह जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना छेद वाले जानवर हैं वह क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक। बात क्लियर। एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है और अभी भी यह पूछा जा रहा है। ठीक है। जिनके कान हैं वह बाहर होते हैं वो जन्म देते हैं, और जिनके छेद होते हैं वह अंडे देते हैं। ठीक। बात क्लियर। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की क्या होती है, मुखिया। हाथी से भी आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यह याद रखने हैं। ठीक। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, वह 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। यानी कि उसमें नर हाथी नहीं होते हैं, और जब बच्चे होते हैं 14-15 साल के, तो वह उन झुंड को छोड़ करके अपना अलग चले जाते हैं। ठीक। और जो जो हाथी होती है, जो फीमेल होती है, वह उस झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते खा सकता है। ठीक। एक वयस्क जो बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलो तक पत्तियां खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी हैं वह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। वह कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, और वह उनकी त्वचा को जो कीचड़ है वह ठंडा रखती है। उनके बड़े बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं, उनके कान हैं वह पंखे के रूप में प्रयोग करते हैं, वह हवा करते हैं उनसे। ठीक है। तो वह खुद को ठंडा महसूस करने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। यानी वह अपने आप को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं अपने कानों को। ठीक। बात क्लियर। ठीक। एक हाथी है, झुंड की मुखिया होती है। 14-15 साल तक के जो नर हाथी होते हैं वह झुंड को छोड़ के चले जाते हैं, और एक हाथी है वह एक दिन में 100 किलो पत्तियां खा लेता है, और 2 से 4 घंटे तक यह नींद लेते हैं, सिर्फ सोते हैं, और इन्हें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उनको ठंडा लगता है, और यह कानों से हवा करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं। ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। ठीक है। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी गांव के लोग हैं वह बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी का प्रयोग ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यानी कि खेजड़ी जो पेड़ है वह राजस्थान में होता है, और
राजस्थान के पास जोधपुर में होता है। और ये वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बिश्नोई कहते हैं। और यह पेड़ है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और यह फलियां देता है, कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। बिहार के बिहार के मुजफ्फर ज़िले में बोचाचा गांव है। मधुमक्खियां हैं वह अक्टूबर से दिसंबर तक ही अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियां क्या करती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक ही अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं और छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं, यानी ज़्यादातर मधुमक्खियां हैं वह काम करने वाली होती हैं और कुछ ही वहाँ पर नर मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक, बात क्लियर? श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियाँ की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक, ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन है वह कच्छ के गुजरात गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाने की बात करें तो ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई, ठीक, वहाँ का यह फेमस फूड है गुजरात का। ठीक, ढोकला चटनी, नींबू चावल और मिठाई। ठीक, बात क्लियर? गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 तो पुल होते हैं। ठीक, पुल पार करने पड़ते हैं और 92 सुरंगें हैं। गोवा से केरल तक के मार्ग में 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। मडगाम है वह गोवा में है। मडगाम कहाँ पर है? वह गोवा में है। ठीक है। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को गुजरात से केरल के रास्ते में यह राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन्हें पार करने में 2000 पुलों को पार करना पड़ता है और 92 सुरंगों को पार करना पड़ता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? फेरी है वह केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि फेरी नाव का उपयोग कहाँ के लोग करते हैं? तो केरल के लोग हैं वह फेरी नाव का उपयोग करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको याद रखना है। मधुबनी पेंटिंग, चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है, यानी कि ये जो डिजाइन बनी हुई है, जो पैटर्न बना हुआ है, तो इस डिजाइन को हम क्या कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग। ठीक, और यह लोक कला का एक बहुत प्यारा रूप है। यह लोक कला का बहुत प्यारा रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। बिहार का एक जिला है, ठीक, मधुबनी, और उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा मधुबनी पेंटिंग। यह पेंटिंग है वह चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। इसमें जो प्राकृतिक रंग होते हैं, नेचुरल कलर होते हैं, उनको मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, चावल के पाउडर से यह बनती है। ठीक है, तो बात करते हैं इनमें कौन कौन से कलर मिलाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए चित्रों में इंसानों, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंसानों, जानवरों और पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को भी दिखाया जाता है। यानी कि यह चावल से बनाई जाती है, जो चावल को पीस कर इनका पेस्ट बनाया जाता है। इसमें नेचुरल जो कलर हैं, जैसे नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के जो रंग होते हैं, उनको मिला करके यह बनाया जाता है। और इसमें आकृति बनाई जाती हैं, जो इन आकृतियों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षियाँ और मछलियाँ आदि इसमें बनाए जाते हैं।
ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। मधुबनी कहाँ की जो पेंटिंग है, बिहार की है। ठीक, बिहार की यह फेमस पेंटिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेलबनका गांव है वह कहाँ पर है, वह कर्नाटक में है। बेलबनका गांव कर्नाटक में है। गीजूबाई बधेका यह गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं। गीजूबाई बधेका हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, अपनी पुस्तक भी लिखी हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे जो पत्थरों के बीच में देता है, यानी कि वह एक रॉबिन बर्ड है, चिड़िया है, तो वह अपने अंडों को जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। ठीक, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल है वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं। पक्षी हैं वह अंडे देने के लिए घोंसलों का प्रयोग करते हैं। ठीक, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ठीक, एक नलमंदा आंध्र प्रदेश में है। जो गांव है नलमंदा, वह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। हिलगुंडी गांव है वह कहाँ है, कर्नाटक में। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, उसमें बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। ठीक, हिलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। ठीक, यह कहाँ पर है, कर्नाटक में। नलमंदा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। बात क्लियर। बरगद के पेड़ के बारे में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, यह वास्तव में इस पेड़ की क्या है, जो शाखाओं की तरह दिखता है बरगद के पेड़ पर, वह क्या है, वह इनकी शाखाएं हैं। ठीक, वह इनकी शाखाएं हैं। डेजर्ट ओक की बात करें तो यह रेगिस्तानी ओक है, एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डेजर्ट ओक है वह रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर भी उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू है वह 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। ठीक, जो बिहू फेस्टिवल है वह कहाँ पर मनाया जाता है, तो वह असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चावल की नई फसल के अवसर पर यह मनाया जाता है 14-15 जनवरी को। हमारे यहाँ पर जो मकर संक्रांति होती है उस समय, उस दिन, ठीक, असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। ठीक, बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। ठीक, बिहू के अवसर पर बांस से क्या करते हैं, भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव है वह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली जिले में है। ठीक, पोचमपल्ली से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक, मुक्तापुर गांव है वह कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय यानी कि कालीन की बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र आदि उत्पादन वहाँ से होते हैं। ठीक, यह चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें जहाँ बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम, ठीक है, और रेशम कश्मीरी कढ़ाई आदि, यह जहाँ पर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वह उन्हीं जगहों के नाम से, उन्हीं राज्यों के नाम से वह फेमस हो गई हैं। ठीक है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है वह कहाँ पे, वह बिहार में। और शॉल की बात करें तो कुल्लू में, वहाँ पे शॉल शॉल बनाई जाती है, पश्मीना शॉल होती है। ठीक, अबू धाबी की बात करें तो यह संयुक्त राज्य अमीरात में है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, अबू धाबी की मुद्रा है वह दिरहम है। चित्तपम, चित्तपम मलयालम में पिता का छोटे भाई को कहते हैं। मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं, चित्तपम। और कुंजम्मा वह पिता के छोटे भाई की पत्नी को, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे चाची होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक, चाचा को क्या बोलते हैं, चित्तपम, और चाची को क्या बोलते हैं, कुंजम्मा। ठीक है, कौन सी भाषा में, मलयालम में। केरल में कई फलों
के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता और सुपारी आदि, जैसे केरल में वहाँ पर पेड़ मिलते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है वह कौन सा है? खजूर। ठीक, खजूर पेड़ है वह रेगिस्तान में एकमात्र उगने वाला पेड़ है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। ठीक, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक, सीटेट एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से पूरा देखना और आपकी तैयारी है वह बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर लगा लेना। ठीक, और टैग वर्ड वाली वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक, गरम मसाला छोटी बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च आदि से बनाया जाता है। ठीक, लेफ्टिनेंट कमांडर बहेदा प्रिज्म की बात करते हैं तो यह भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर जो बहेदा प्रिज्म हैं वह भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट बहेदा प्रिज्म की बात करें तो इन्होंने परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। इन्होंने परेड का नेतृत्व किया था लेफ्टिनेंट बहेदा प्रिज्म ने। ठीक, यह कहाँ की रहने वाली थी? बहेदा प्रिज्म है वह जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नडी से हैं। ठीक, राजौरी जिले के थन्नडी से हैं। और इनकी परेड की कुल संख्या की बात करें तो परेड की कुल संख्या 36 होती है। ठीक, इनकी जो परेड थी वह इसकी कुल संख्या 36 थी। और कहाँ से थी? जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी के थन्नडी से थी। ठीक, प्रिज्म में एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है? ऐसा कांच होता है वह 7 रंग का दिखता है। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है। ठीक, तिब्बती जिसे क्या कहते हैं? भोटी भी कहा जाता है, जो लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा है? भोटी, जो लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को क्या कहते हैं? आमाले। और भोटी भाषा में पिता को क्या कहते हैं? आबाले। ठीक, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। ठीक, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक, मच्छर की बात करें तो हमारे शरीर में गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है जिससे वह एक दूसरे को पहचान सकते हैं। ठीक, एक बड़ा कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यानी कि वह उसकी टॉयलेट गंदगी से वह पहचान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। ठीक, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, हमें जितने रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। ठीक, कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर हैं वह सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वह कुछ कलर देख सकते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर हैं जैसे उल्लू, तो वह ब्लैक एंड वाइट ही देख पाता है। उनकी लाइफ कलरफुल नहीं है। ठीक, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही महसूस कर पाता है। ठीक, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। ठीक, कोई मुसीबत आती है तो वह अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए भी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं,
जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। ठीक, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझती हैं। वे जान लेती हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। ठीक, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भी एक भाषा है। ठीक, स्लॉथ की बात करें, स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला है जानवर है, लेकिन वह भालू नहीं है। ठीक, यह दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। ठीक है, 17 घंटा सोता है पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर। ठीक, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक, यह सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यह इतना गंदा जानवर है। दोबारा से देखो, स्लॉथ भालू जैसा दिखाई देता है लेकिन भालू नहीं है। 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटकर मस्ती से सोता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खा जाता है। 40 वर्ष तक अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की यह तकलीफ उठाता है और एक सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए जाता है। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाघ की। बाघ बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। हवा में जो कंपन होगा उसकी मूछें उसे पहचान लेंगी और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंदगी छोड़ते जाते हैं। इसका इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदलता रहता है। गुस्से में कराहना और गुर्राना में अलग अलग आवाज़ें बाघिन को बुलाता है तो अलग आवाज़। ठीक है, गुर्राता है तो वह अलग आवाज़ है और बाघिन को बुलाता है तो वह अलग आवाज़ में बुलाता है। ठीक, बाघ जब गुर्राता है तो वह 3 किलोमीटर की दूरी से उसका गुर्राना सुनाई दे जाता है। ठीक, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भी भाप लेता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। ठीक, बाघ है वह इतना सतर्क जानवर है, वह अपने मूंछों की कंपन से भी पहचान लेता है, लेकिन आज वही जानवर है, इतना सतर्क जानवर है, वही आज खतरे में है। ठीक, इन सब के बावजूद भी वह खतरे में है। ठीक, आजकल वह दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक, हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। हाथी को हाथियों के दांतों के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है, यानी कि यह पूरी तरह से खत्म हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क है, वह राजस्थान के भरतपुर जिले में जो घाना नेशनल पार्क है, वहाँ पर इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना है। ठीक है, सरकार इन पर कदम उठा रही है। जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जंगलों
में नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक, कौन कौन से सरकार ने पार्क बनाए हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना नेशनल पार्क। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांप की। सांप से भी आपके कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, सांप की बात करते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? सपेरों को हम कालबेलिया कहते हैं। ठीक, सपेरे लोग होते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। हमारे देश में सांपों से केवल 4 तरह के ही, यानी कि हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं और उनके नाम हैं नाग, दुबोया, करैत और अफाई। यह 4 तरह के सांप हैं। नाग बहुत जहरीले सांप हैं, बहुत ही ज़्यादा जहरीले। नाग, दुबोया, करैत और अफाई। ठीक, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में अपना जहर पहुंचा देता है। यानी अपने वो जो 2 खोखले दांत होते हैं, सांप के 2 दांत होते हैं, वो भी खोखले होते हैं। उनसे ही वह व्यक्ति के शरीर में जहर को पहुंचा देता है। ठीक, जहर के असर को, यानी किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उसके असर को खत्म करने के लिए एक दवा बनाई जाती है। सांप के जहर से ही वह दवाई बनाई जाती है जिसे हम सीरम कहते हैं। ठीक, जो सांप के जहर से बनाई जाती है यह दवाई है, वह सीरम, जो सीरम दवाई है, यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। ठीक है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है जो सरकारी होते हैं। ठीक, आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का जो तापमान होता है वह लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस जो एसिड होता है, एसिड की तरह होता है। ठीक, कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। ठीक, फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी सबसे ज़्यादा भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। ठीक, और अंतरपुरम गांव कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अंतरपुरम गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं हम नेफंतीज की, जो एक घटपर्णी पौधा है जो दूसरों को खा जाता है। ठीक, नेफंतीज की बात करें, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक, नेफंतीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेफंतीज है वह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से वह कीड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक, उसमें उसके घड़े के अंदर कीड़े हैं, वह फंस जाते हैं। उन कीड़ों को यह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और अपने ढक्कन को बंद कर लेता है। ठीक, कुछ भी जो हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ बीज जो हवा में उड़कर बहुत बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और चिटक कर बिखरने लगती हैं, तो वह इस तरीके से वह दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। ठीक, अब बात करते हैं ब्रेल लिपि की। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है सीटेट का। ठीक, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। जब ये 3 साल के थे तो इनके पिता के औजारों से यह खेल रहे थे। ठीक, लुइस ब्रेल हैं, यह फ्रांस के थे। जब ये 3 साल के थे तो वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक दिन नुकीले औजार से उनकी आंखों को चोट पहुंची और उन्हें दिखना बंद हो गया। तो पढ़ाई में उनकी बहुत रुचि थी, पर वह पढ़ने लिखने में विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे, लेकिन अंत में एक रास्ता उन्हें मिला। ठीक है, और वह रास्ता छूकर और महसूस करके पढ़ने के लिए इन तरीकों के बाद
ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि उनको बाद में एक रास्ता मिल गया, वह चीज़ों को छूकर और महसूस करके पढ़ सकते थे। बाद में इन्हीं के नाम पर वह उसका नाम रख दिया था ब्रेल लिपि। ठीक, यह लिपि है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। छोटे बच्चे हैं, उन्हें जो आँखों में जो प्रॉब्लम है वह नहीं देख सकते हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, तो उन्हें इन बिंदुओं के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक, यह 6 पॉइंट होते हैं। इसके माध्यम से इसे स्पर्श करके, इसे महसूस करके, ठीक, इसे टच करके आप ब्रेल लिपि सीख सकते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। यह आपके लिए ईवीएस की मास्टर क्लास थी, तो आप इसे बिना स्किप किए हुए देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक, कमेंट करें, आपका रिप्लाई देंगे हम। तो चलिए मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।